प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे और प्रीवियस वीडियोस देख के प्रॉपर आपने चैप्टर्स को रिवाइज भी कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग अपनी कहानी को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं किसके बारे में। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है। अभी तक हम लोगों ने पिछले टर्न पे हम लोगों ने SCC, BCC, FCC इन सब के बारे में, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, इसमें नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने थे, है ना। फिर हमने यहाँ इनमें फेज डायगोनल की लेंथ, एज डायगोनल की लेंथ, रिलेशन बिटवीन A एंड R हमने पढ़ा था, है ना। आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा, मुझे कोई ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हमें बात करनी है पैकिंग इफिशियंसी की। तो सवाल ये उठता है कि सर पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा सिंपल सा फंडा है। जैसे मैंने क्या बोला, मेरी बात समझना, सिंपल सी बात है एकदम। मैंने बोला आपके पास ये क्या है, आपके पास ये क्यूब है ना। मैंने बोला क्यूब में क्या है, हर एक एटम अपनी पोजीशन लेके बैठा है। जैसे मैं मान लूं कि मैं SCC की बात कर रहा हूँ, तो SCC में एटम कहाँ है, कॉर्नर कॉर्नर पे एटम पड़े हुए थे, है ना। और आपने जब कंट्रीब्यूशन चेक किया तो पता चला कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/80 होता है। तो हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ एटम पिछले टर्म पे निकाले थे कि SCC में सिर्फ कितना होता है, 1। मतलब SCC टाइप का अगर यूनिट सेल है तो उस पूरे यूनिट सेल में जो ऑक्युपाइड स्पेस है वो सिर्फ कितना है, एक एटम द्वारा ऑक्युपाइड स्पेस। अगर टोटल को मिला दिया जाए तो टोटल ऑक्युपाइड स्पेस क्या है, उतना जितना 1 एटम ऑक्युपाई करता है ना। और पूरे क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, A क्यूब होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितना भरा हुआ है, पैकिंग इफिशियंसी मतलब द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल। तो आपको तो पता ही है कि पूरे SCC में जो पार्टिकल है वो सिर्फ एक ही है। टोटल नंबर ऑफ एटम हम लोगों ने निकाल लिए हैं, कितना है, 1, है ना। और एटम कैसा होता है, स्फेरिकल। तो एटम का वॉल्यूम क्या हुआ, 4/3 पाई R क्यूब, है ना। ये एटम का वॉल्यूम हुआ। और SCC में टोटल एटम कितने होते हैं, 1। तो ये ऑक्युपाइड एरिया है अपॉन परसेंटेज निकालने ऑब्वियसली, तो ऑक्युपाइड एरिया अपॉन टोटल एरिया इंटू 100 कर दोगे तो क्या आता है कि कितना भरा हुआ है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 100 रुपीज थी, मैं आपने मुझे 30 रुपीज दे दिया, तो कितना परसेंट दिया। तो आप क्या करते हो, ऊपर लिखते हो 30 जो दिया, नीचे लिखते हो 100 और परसेंटेज में निकाल लेते हो 100 से, फिर मल्टीप्लाई कर देते हो। वही सेम काम। ऑक्युपाइड वॉल्यूम क्या है भाई, SCC में टोटल एटम एक ही होता है, इनटू एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब। और क्यूब जो है भाई, क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात ही होती है, आपको पता है इस पूरे चैप्टर में हो रही है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, A क्यूब। अब आप बोलोगे सर यहाँ R है, यहाँ A कैसे कटेगा। तो यार हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, SCC में भी, BCC में भी, FCC में A और R का रिलेशन। तो SCC में A इक्वल टू क्या होता है, 2R। तो आप A क्यूब की जगह क्या लिख देना, 2R का क्यूब। देखो इन्होंने वही काम किया है, ऊपर लिखा है 4/3 पाई R क्यूब इंटू 1 और नीचे A क्यूब मतलब 2R का क्यूब, है ना। मतलब कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 R क्यूब। तो R क्यूब कट जाएगा, ऊपर बचेगा 4/3 पाई और नीचे बचेगा 8। जब इसको आप सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो आंसर कितना आता है, 52.4%। सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना है भाई, 4/3 मतलब 4 अपॉन 3 यहाँ लिख देते हैं, इंटू पाई मतलब होता है 22.7, है ना। नीचे और क्या हो गया, इंटू 8। इसको सॉल्व कर लिया जाए, काम आसान हो जाएगा। देखिए 4 2 जा 8 क्या हो गया प्यारे बच्चों, 4 2 जा 8, यहाँ 2 आया, 2 से आपने इसको कट कर दिया तो कितना आ गया, 11.2 आ गया। और 3 से इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा। अरे सिंपल सी बात है, देखो 4/3 पाई R क्यूब था और नीचे 8R क्यूब था। तो तुमने R और R को कट कर दिया, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। पाई की वैल्यू कितनी होती, सॉरी पाई की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, 3.14, है ना। ये सब अच्छे से आप जानते हो, नॉट अ बिग डील। ठीक, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो आपने यहां लिख दिया, पाई की जगह लिख दिया 3.14, नीचे क्या लिख दिया, 8। कट कर लो, ये हो गया आपका 2 बार में कट गया। 2 से आपने इसको कट किया तो कितना आ गया, क्या आ गया, 0.8, 2 1 जा 2, है ना। फिर 0.2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। आंसर आ गया 1.57/3। अब इसको सिंपल कट कर दो, देखो यही आंसर आएगा। ठीक है, 0.524। और आपको इंटू अगर आपने 100 भी कर दिया परसेंटेज में निकालने के लिए, यहाँ इंटू 100 भी कर दिया तो आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 52.4%। अच्छा, मैं आपको ये कैलकुलेट करके क्यों दिखा रहा था, मैं तो छोड़ भी सकता था, 4/3 5R क्यूब नीचे 8R क्यूब कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। वो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं SCC में आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा तो आप आगे की कहानी अपने आप समझ जाओगे
कि एससीसी में सर एक एटम था, तो आपने क्या किया 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे क्या था ए क्यूब। तो एससीसी में ए और आर का रिलेशन तो आपको अच्छे से पता ही है, तो आपने ए इक्वल टू 2r रख के सॉल्व कर दिया, तो आंसर कितना आया 52.4%। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम बीसीसी में निकालोगे तो बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं पूरे यूनिट सेल में, निकाल के बैठे हो। एससीसी में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4। तो यहां हम क्या करेंगे, ऊपर एटम 4/3 पाई आर क्यूब उसका वॉल्यूम, लेकिन कितने एटम है इंटू 2, बीसीसी में 2 होते हैं, तो लिखा है 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे ए और आर के बीच में रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि बीसीसी में रिलेशन क्या होता है ए और आर के बीच में। आपने क्या पढ़ा हुआ था बीसीसी में, a√3 इक्वल टू 4r, या ए क्या हो गया 4r अपॉन √3, और नीचे ए क्यूब करना है, मतलब इसी का तुम्हें क्यूब करना है। सिंपल मेरे प्यारे भाई, इसको भी जैसे मैंने उस बार सॉल्व करके आपको दिखाया वैसे सॉल्व कर लेना। तो आंसर कितना आता है, बीसीसी के केस में आता है 68, और सब कुछ यही होगा, बस नंबर ऑफ एटम एफसीसी में कितने होते हैं आप सबने पढ़ा है 4, एससीसी में कितना होता है 1, बीसीसी में कितना होता है 2, एफसीसी में कितना होता है 4। हम लोगों ने पढ़ा है पीछे, है ना, आई होप आपको याद होगा। अगर दिमाग स्लिप हो रहा होगा तो प्लीज आप पीछे की वीडियो देख लीजिएगा, भाई साहब आप ही का तो है, जब मन तब आप देखो बैठ के आराम से, क्या टेंशन है, ठीक है। तो आप प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा, और एफसीसी में सब कुछ वही होगा, बस एन की जगह 4 रख देना, और उसका आई और आर का रिलेशन आप एफसीसी में पढ़ के बैठे हो, वहां रिलेशन क्या होता है a√2 इक्वल टू 4r। बस यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 4r अपॉन √2, उसको क्यूब करके रख देना, सॉल्व कर लेना। तो उसका आंसर कितना आता है प्यारे बच्चों 74%। ये आपने क्या निकाला, पैकिंग इफिशियंसी, मतलब कितना पैकिंग इफिशियंसी, या इसी को हम लिख सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब कितना पार्ट क्या है पैक्ड है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। तो वैसे ही मैं इसका उल्टा भी आपसे पूछ सकता हूं, कोई चीज मैंने बोल दिया मान लो 54% भरी है, तो खाली कितनी है, तो आपको अगर सर तो ये बड़ा आसान है, 100 माइनस 54 कर देंगे सर। तो वैसे एससीसी में आपसे कोई पूछे कि पैकिंग फ्रैक्शन तो 54% है, वॉइड फ्रैक्शन, खाली मतलब वॉइड, पिछले टर्न पे पढ़ा था आपने, एम्प्टी स्पेस को क्या बोलते हैं वॉइड्स। तो आपसे पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन तो आपको एससीसी, बीसीसी और एफसीसी का पता ही चल गया, बस सबको 100 से माइनस कर देना, तो आपको वॉइड फ्रैक्शन भी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा सबका, वॉइड फ्रैक्शन, या आप कह सकते हो वॉइड इफिशियंसी पता चल जाएगी कि कौन कितना खाली है। भरा हुआ तो आपने निकाल ही लिया था, तो कौन कितना खाली है प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता लग जाएगा। आपने बोला हाँ सर ये तो बड़ा आसान है ना भाई, आपको ये निकालने का तरीका आपने पता चल गया कि कितना स्पेस ऑक्युपाइड किया है एटम, और पूरे क्यूब का वॉल्यूम क्या है। तो आपको पता ही था कि एससीसी में टोटल एक ही एटम होता है, तो 1 इंटू एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, बीसीसी में 2 एटम होते हैं तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, एफसीसी में 4 होते हैं तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, अपॉन नीचे हर सबके लिए ए क्यूब था, ए और आर का रिलेशन आपने अलग अलग पढ़ा ही है, बस आप एक ही यूनिट में रख लिया आपने, नीचे वाले को भी आर के टर्म में रख दिया, कट किया, आंसर तक पहुंच गए, सिंपल है ना प्यारे बच्चों। तो खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ सर आसान है, हम तो खुद भी निकाल सकते हैं, है ना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तो बड़ी ही आसान से आपने बात समझा दी, हमें रटना भी नहीं है, एक बार सॉल्व करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। एससीसी में 54 है ना 52.4, बीसीसी में 68, और एफसीसी में कितना हो गया 74%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। तो अब थोड़ी सी कहानी और देख लो ध्यान से, अब थोड़ी सी बात समझो। आपने बोला यूनिट सेल एससीसी में, बीसीसी में और एफसीसी में सर बोल रहे हैं रिलेशन बिटवीन ए और आर पढ़ के बैठे हो, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ए और आर यह लिखा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है आपने, कोई डाउट नहीं है ना। वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल तो आप तो जानते हुए, एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सबके आप आर के बारे में जानते हो, सबका ए और आर का रिलेशन यहीं पे पढ़ा है, तो आर की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर देना, तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल देखो सबका लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। देखो ना, अरे यार इतना तो समझदार हो ही तुम, जानते हो है ना। और क्या वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम प्यारे बच्चों क्या था भाई, हमने क्या बोला वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, पार्टिकल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर इक्वल टू आपको पता ही है एससीसी में क्या होता है a/2, बस यहाँ a/2 रख लो, उसका क्यूब भाई आर की जगह a/2 का क्यूब रख के सॉल्व करो तो यही वैल्यू आएगी, है ना। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ ये वैल्यू कैसे लिखी हुई है, इसमें घबरा मत जाना, कह रहे ये कौन सा टेबल बन गया सर, अपने को तो समझ भी नहीं आ रहा है, वही टेबल है भाई, आपको पता ही है
एससीसी में 1 इंटू था, बीसीसी में 2 इंटू था, यही सेम, एफसीसी में 4 इंटू था, यही सेम, बस कट करके वॉल्यूम लिखा हुआ है ना। तो ये यहाँ है, इसका यहाँ लिखा है, इसका यहाँ। अब देखो यहाँ क्या लिखा, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड द पार्टिकल इन द यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, तो मैंने बोला तो एससीसी में भाई ये एक एटम का वॉल्यूम था, टोटल क्या होगा, उसमें टोटल एक ही एटम मिलता ही है, तो 1 इंटू। बीसीसी में जो भी तुम निकालोगे 4/3 पाई r³ करके, जो ये निकाले होगे तुम, ये निकाले हो तुम एक एटम का, तो बीसीसी में टोटल 2 होते हैं ना, तो इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देना, है ना भाई। देखो ना ये सिंपल है, √3πa³ अपॉन 16 था, इसी में तुमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, बीसीसी में 2 होते थे, देखो ये कट के 8 हो गया, बस यही जो लिखा है देखो, √3πa³/8। सिंपल है यार, रटना कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं। तुम्हें लग रहा होगा ये रटना है, नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, रटना ही नहीं पड़ेगा, इतना कौन रटेगा यार। भाई तुम्हें ए और आर का रिलेशन पता है, तो भाई πr³ से आर का बारे में जानते ही हो तुम, यहाँ से वो निकाल लेना, फिर बस एससीसी में ×1, बीसीसी में ×2 और एफसीसी में ×4 कर देना, तो यहाँ जो वैल्यू लिखी है वो भी तुम्हें पता चल जाएगी, है ना। आप चाहो तो एक लंबी सांस लो, वीडियो को थोड़ा पॉज करके एक बार क्रॉस चेक कर लो कि हाँ सर ए और आर के बीच में रिलेशन ये पढ़ा हुआ है, तो भाई ए और आर का बीच का रिलेशन पता है, मतलब तुम्हें आर की वैल्यू पता है, तो 4/3 πr³ में आर की वैल्यू पुट कर देना, तो तुम्हें हर बार एक एक जो एटम है उनका वॉल्यूम पता चल जाएगा। और यूनिट सेल में चेक करना पड़ेगा कि टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्युपाइड है, तो आपको तो पता ही कि हर एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एससीसी में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, तो बस जो ये वैल्यूज यहाँ पे आई हुई है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, उसी में 1 का 2 का 4 का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये वाली वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, बड़ा सिंपल सी बात है। ठीक, पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन निकालना सीख लिए, वाइड इफिशियंसी या वाइड फ्रैक्शन निकालना सीख लिए, हर एक यूनिट सेल में आप नंबर ऑफ एटम निकालना सीख लिए, लैटिस पॉइंट निकालना सीख लिए, हर एक यूनिट सेल में आपसे कोई पूछे पोजीशन ऑफ एटम्स तो वो भी आपको पता है, एससीसी में सिर्फ कॉर्नर, बीसीसी में कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर, एफसीसी में कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। क्लियर था आपको, सब क्लियर है, तो दिमाग में चल रहा है कि हाँ सर ये सब बातें मुझे आती हैं, थोड़ी कहानी को आगे बढ़ाया जाए। तो एक और छोटी सी बात भी समझ लो, देखो आता है आपको, वैसे मैं तब भी बता देता हूँ, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, एससीसी में, बीसीसी में और एफसीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन मतलब नंबर ऑफ नेबर्स जो डायरेक्टली कांटेक्ट में है, मतलब पड़ोसी, तो एससीसी में होता है 6, बीसीसी में होता है 8, एफसीसी में होता है 12। आगे आपको ये और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी, फिलहाल के लिए अपने दिमाग में रख लो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एससीसी में 6, बीसीसी में 8 और एफसीसी में कितना होता है प्यारे बच्चों, 12। ठीक है, अब हम लोग निकालने आ रहे हैं क्या, हम रेडियस रेशियो, क्या रेडियस रेशियो का मतलब, तो पहले मैं आपको इन शॉर्ट रेडियस रेशियो का मतलब बता दूं। देखिए सिंपल सी बात कह रहा है, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, यही जो रेशियो होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो, है ना। या आपको पता है केमिस्ट्री में कि जो कैटायन होते हैं वो छोटे हैं, तो एनायन क्या होते हैं, बड़े। तो इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, याद करिए आपने बोला था ये रखा और ये रखा, तो ये क्या है, एटम का वॉल्यूम है, और ये जो है वो क्या है, वॉइड्स, तो वॉइड्स हमेशा छोटे होते हैं, क्लियर है, और एटम क्या होते हैं, बड़े। तो ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऊपर कैटायन है मतलब छोटा वाला, एनायन है मतलब बड़ा वाला, अच्छे से जानते हो केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट, तो मैं इसी को ये भी लिख सकता हूँ कि रेडियस ऑफ वॉइड्स अपॉन रेडियस ऑफ एटम, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो। तो ये दोनों ही बातें लिखी जा सकती हैं, आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन सिंपल आपको लग रहा होगा रेडियस रेशियो समझ तो गए सर, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, इसको बोलते हैं रेडियस रेशियो, या रेडियस ऑफ वाइड्स अपॉन रेडियस ऑफ एटम, इसको बोलते हैं सर रेडियस रेशियो। तो आपको यहाँ लग रहा होगा करना क्या है, तो मेरे भाई सिंपल आपको एक छोटी सी टेबल अपडेट करनी खोपड़ी में अपने, मेरी हेल्प से आपको पता चल रहा है कि भाई ट्राइंगुलर वाइड्स, ट्राइंगुलर में, टेट्राहाइड्रल में, ऑक्टाहाइड्रल में, इन सब में रेडियस रेशियो की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, बस और कुछ नहीं जाना तुम्हें। ठीक है, तो आ जाओ एक छोटी सी टेबल अपडेट कर लेते हैं। मैंने बोला रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, आपको साफ साफ दिख रहा हुआ है। अब ध्यान से देख लीजिए, कह रहा है कि अगर स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर प्लेनर, तो जो कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली ध्यान देते हो, ट्राइंगुलर तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, टेट्रा तो 4, ऑक्टा आपको पता है 6 होते हैं, बॉडी सेंटर मतलब बीसीसी में अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा था 8 होता है। तो बस हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी अभी देखो क्या कि सर आप तो रटवाते नहीं हो, अभी क्या करवा रहे हो, ए बेटा थोड़ी सी बात, थोड़ी सी अपडेट रखनी है कि ट्राइंगुलर में जो रेडियस रेशियो होता है वो 0.155 से 0.225 तक, टेट्राहाइड्रल में 0.225 से 414, ऑक्टाहाइड्रल में 414 से 0.732 और बॉडी सेंटर में 0.732 से 1। यही है रेडियस रेशियो। आपको अलग अलग स्ट्रक्चर या अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अपने दिमाग में सहेज के रख लेना।
एक बार रिलेट करोगे अच्छे से याद हो जाएगा। 0.155 से 0.225, फिर 225 से 414, फिर 414 से 0.732 और फिर 0.732 से 1। एक दो बार बोलने की जरूरत है, आंख बंद करके देख के, एक बार सोच के याद करके आंख बंद करके बोलो, या एक बार लिख लो, अपने आप याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वालों के लिए रेडियस रेशियो के रेंज। तो याद रखना, ट्राइंगुलर मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, ऑक्टा मतलब 6, ये सब वर्ड आप समझते हो इसका मतलब। और बीसीसी मतलब 8, अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, तो उनके लिए ये रेंज है। और कुछ एग्जांपल्स जहन में रख लो, वरना आगे तो वैसे भी तुम पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। याद रखो तो अच्छी बात है। ट्राइंगुलर जैसे कोई एग्जांपल, भैया बोरॉन ट्राईऑक्साइड, टेट्राहाइड्रल में जिंक सल्फाइड, ऑक्टाहाइड्रल में रॉक सॉल्ट मतलब NaCl, और बीसीसी में सीजियम क्लोराइड, है ना। एग्जाम्पल अपडेट हो जाए तो टू गुड, वरना आगे तो भैया तुमसे एग्जाम्पल से मुलाकात करवाऊंगा ही करवाऊंगा, है ना। NaCl के बारे में थोड़ी बातें हमको आपके साथ करनी है, तो वैसे भी वहां सारी बातें समझ जाओगे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करनी है कि डेंसिटी हम किस यूनिट सेल की कैसे निकालें, और इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि यहां से न्यूमेरिकल भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको डेंसिटी वाले फॉर्मूले को अच्छे से समझना है। तो भैया आपको किसी भी यूनिट सेल में अगर डेंसिटी पूछा जाए, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या है, Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na। Z क्या है, नंबर ऑफ एटम, SCC में Z की वैल्यू 1, BCC में 2, FCC में 4, ECC में 2। M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास है। भाई जिस भी यूनिट सेल के बारे में बात हो रही होगी, किसी मेटल का उठाए होंगे, उन्हीं के यूनिट सेल के बारे में बात हो रही होगी, तो उसका मोलर मास। ए क्यूब तो तुम कब से जान रहे हो, ये वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है ए क्यूब। और Na क्या है, अवोगाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू आप सबको पता है 6.023 या 6.022 या मोस्ट ऑफ द टाइम 6 इंटू 10 के पावर 23। ठीक, ये किसकी है, डेंसिटी है, किसकी, यूनिट सेल की। तो आप डेंसिटी पढ़ते हो ना, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल और अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब आपको लग रहा होगा ये सर क्या बता रहे हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये फॉर्मूला आया कहां से, वो भी जान लो। अगर वो भी समझ ले तो अच्छी बात है, वैसे फॉर्मूला लर्न रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये आया कहां से वो भी सीख लो, तो लर्न भी नहीं करना पड़ेगा। तो याद करो, यहाँ क्या लिखा है, मास ऑफ द यूनिट सेल, नीचे क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। आपने बोला सर मुझे वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल तो पता है क्या होता है, ए क्यूब, है ना, लेकिन सर मुझे मास ऑफ यूनिट सेल नहीं पता। तो मेरे भाई याद करो, आपने प्रीवियस क्लासेस में छोटा सा रिलेशन पढ़ा था, मास का और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। इसका रिलेशन पढ़ा था, मास का और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पढ़ा था। तो आपने पढ़ा था गिवन मास, है ना, गिवन मास मतलब मैं लिख देता हूं ms अपॉन मोलर मास, या गिवन मास को मैं ms नहीं लिखता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। गिवन मास को मैं लिख दे रहा हूं W, मोलर मास को लिख दे रहा हूं कैपिटल M, जो जनरली यूज करते हो, इक्वल टू ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाद्रो नंबर। अब यहां से मुझे इस मास की, देखो मास ऑफ द यूनिट सेल, तो मास ऑफ द यूनिट सेल सिर्फ क्या होगा, तो ये NP अपॉन Na इंटू ये मोलर मास। तो NP क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, जो ये देखो Z वही है नंबर ऑफ पार्टिकल, SCC में 1, BCC में 2, FCC में 4। M क्या है, मोलर मास, देखो यहाँ भी लिखा है। Na क्या है, अवोगाद्रो नंबर। तो बस मैं यही उठा के पुट कर दे रहा हूँ, देखो NP इंटू एम अपॉन Na। NP को यहाँ Z से रिप्लेस किया गया, तो मैं लिख देता हूँ Z इंटू एम, और नीचे का लिख दिया इंटू Na। देखो ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है वो आपको समझ में आ गया कि आया कहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, है ना। दिमाग में चल रहा था भाई, या तो हो ही गया था कि सर डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na, Z नंबर ऑफ एटम है, M मोलर मास है, ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है, Na अवोगाद्रो नंबर है। आया कहाँ से, तो बड़ा सिंपल है यार, डेंसिटी आपने पढ़ा है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी यूनिट सेल की है तो मास भी यूनिट सेल का होगा, वॉल्यूम भी यूनिट सेल की होगी। हम यूनिट सेल मतलब मान के चल रहे पूरे चैप्टर में क्यूब के बारे में, बस पूरी कहानी आपके सामने आ गई, फॉर्मूला भी आ गया। अब इस पे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल आता है, फिलहाल मैं आपको एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवाता हूँ, लेकिन आपको इसके न्यूमेरिकल और भी मेरे साथ प्रैक्टिस करने हैं। मैं प्रैक्टिस सेशन में वर्कशीट में भी डाल दूंगा, मैं कुछ और भी चैप्टर खत्म होने के बाद करा दूंगा, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। एग्जाम में आने के चांसेस इसके ज्यादा रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अभी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखो किसी भी न्यूमेरिकल को लगाना है तो पहले जो गिवन चीजें होती है उनको लिख लो, फिर जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखो, अपने आप पता चल जाएगा क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है, सब दिया हो तो कैलकुलेट कर लो। देखो जैसे बोला व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म्स फेस सेंटर्ड, जैसे इसने बोला फेस सेंटर, तुम्हें पता चल गया जेड की वैल्यू क्या हो गई 4। द यूनिट सेल एज लेंथ दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है कितना 408 पिकोमीटर, या आप कह सकते हो 10 के पावर -12 मीटर में भी तुम कर सकते हो, है ना, या
10⁻10 सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा। भाई मीटर है तो इंटू 100 करो सेंटीमीटर, तो 2 वैल्यू और कम हो जाएगी। डेंसिटी पूछ रहा है गोल्ड की, रो क्वेश्चन मार्क है। मोलर मास ऑफ द गोल्ड मतलब एम दिया है 197 ग्राम पर मोल। अब पूछ रहा है डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब देखो तुम्हें क्या दिया है क्या नहीं दिया है, Z दिया है, मोलर मास दिया है, ए की वैल्यू दी है तो ए क्यूब निकल जाएगा, एन ए फिक्स होता है, तो यार रो ही तो निकालना है। देखो फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दी गई है ना। Z की जगह लिखा है 4, मोलर मास की जगह लिखा है 197, ए क्यूब की जगह क्या लिखा है, अगर ए की वैल्यू सेंटीमीटर में देखा जाए तो ये लिखा है 4.08 इंटू 10⁻−8, तो उसका क्यूब और इंटू अवेगाद्रो नंबर की वैल्यू कट कर दिया, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। आप इसको कट करके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेंसिटी क्या सॉल्व होके आ रही है। तो सिंपल से क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको सिर्फ जो गिवन डाटा है वो लिखना है, जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखना है, अपने आप आपको पता चल जाएगा। मोस्ट ऑफ द चीज हमेशा दी होती है, नहीं दी होगी तो कुछ और मैटर ऐसा होगा क्वेश्चन में जिससे आप गिवन मटेरियल निकाल लोगे। मतलब सिंपल, ये मेरे कहने का मतलब है कि डेंसिटी के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है आपको। फॉर्मूला नहीं मिसिंग होगा, डाटा भी आप लिखो लो, कैलकुलेशन एरर होता है मोस्ट ऑफ द बच्चों को, तो आप 4-5 क्वेश्चन लगा लोगे तो कैलकुलेशन एरर नहीं होगा। और रही बात क्वेश्चन की, तो आपके पास बुक भी है, वरना मैं तो बोल ही रहा हूँ अभी हम प्रैक्टिस सेशन में वैसे भी प्रैक्टिस करेंगे, वरना वर्कशीट में भी आपको मिलेगा, तो बहुत सारा है आपके पास क्वेश्चन करने का, डोंट वरी। आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिए, है ना। तो आपने बोला ठीक है सर, अब मैंने आपसे बोला था कि जब हम सारी बातें कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको SCC, BCC और FCC को कंपेयर एक साथ करके दिखा दूंगा। तो चलो मैं अपनी बात पे आता हूं, आपको एक साथ कंपेयर करके दिखाता हूं। आप मेरी बात सुनिए, फटाफट समझिए। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे मैं पूरी बातों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बात करूंगा SCC के लिए, मैं यहाँ पे बात करूंगा BCC के लिए, मैं यहाँ पे बात करूंगा FCC के लिए, एक एक करके। और यहाँ पे क्या होगी, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो प्रॉपर्टीज होगी। तो पहली बात मैं बात करूंगा पोजीशन ऑफ एटम को लेके। देखो आपको पूरा एक साथ रिवाइज हो जाएगा। पोजीशन ऑफ एटम, तो आपने बोला SCC में तो सिर्फ कॉर्नर पे होता है सर, BCC में कॉर्नर पे भी होता है सर और बॉडी सेंटर पे भी होता है सर, FCC में सर कॉर्नर पे भी होता है और हर एक फेस के सेंटर पे होता है सर, है ना। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। अब तो मेरी बात इतनी बार सुन लिया होगा कि अपने आप याद हो गया होगा। SCC में 1, BCC में 2, FCC में 4, अपने आप आपको याद हो गया होगा नहीं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपने बोला ये भी हमें याद है सर। यहाँ पे क्या होता है 6, BCC में होता है 8 और FCC में कितना होता है 12। फोर्थ बात कह रहे हैं रिलेशन बिटवीन, भाई मैं पढ़ रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन A एंड R। आपने बोला अरे ये भी हमें याद है सर, SCC में A इक्वल टू 2R, BCC में A√3 इक्वल टू 4R और FCC में A√2 इक्वल टू 4R। बाकायदे ये कैसे आया था मैंने आपको सिखाया हुआ है ना, रटने की जरूरत ही नहीं है। फिफ्थ कह रहा है पैकिंग फ्रैक्शन कितना कितना है, तो आपने निकाला था। SCC में कितना था 52.4, BCC में कितना था 68, FCC में कितना था 72। खाली वाला है मतलब वाइड फ्रैक्शन कितना है, तो आपने बोला सिंपल है सर, यहाँ पे 100 माइनस कर लो 52.4, यहाँ पे 100 माइनस 68 कर लो सर, और यहाँ पे 100 माइनस 72 कर लो सर। अपने आप आपको सब पता चल जाएगा, है ना। इतनी बातें तो हमने की। SCC, BCC और FCC के लिए डायग्राम भी बनाना आता है। SCC में सिर्फ कॉर्नर पे दिखा देना, BCC में कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर पे, और FCC में कॉर्नर और फेस सेंटर। ठीक है, सिंपल है। अभी तक जितनी आपने बातें की मैंने आपको एक साथ समझ लीजिए, एक बार रिवाइज करा दिया। और अभी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू NA। मेरे प्यारे बच्चों, इस पे आपको एक क्वेश्चन मैंने कराया, आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में और बातें कर, ठीक है। तो आज की अपनी पढ़ाई को यहीं पे करते हैं स्टॉप। अब अगले लेक्चर में सिर्फ 2 बातें बची इस चैप्टर में। एक बात बची है इम्परफेक्शन, मतलब डिफेक्ट्स पढ़ना है आपको, इम्परफेक्शन इन सॉलिड स्टेट। दूसरा उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है। फिर हम क्या करेंगे, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर वर्कशीट अपलोड करूंगा, आप वहां से सॉल्व करिए, डिस्कशन करिए मेरे साथ, ठीक। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको आज का सेशन क्लियरली समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो ऑब्वियसली हम लोग फिर उसके लिए बात करेंगे, है ना। आप मेरे से वैसे भी बात कर सकते हो। चलो
टेक केयर, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मस्त रहो। बाय बाय बच्चों, बाय मेरे प्यारे बच्चों।